अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एलवी स्टेडियम में दावत इफ्तार। सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में रियासती उज़रा, अक़लियती सियासी कायदीन, शहर की मुमताज़ शख्सियात और आवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम मक्का मस्जिद में पहला जलसा यौमुल कुरान। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब। गजा के मजलूम लोगों के लिए खुसूसी दुआ करने की गुजारिश। MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने जलसा यौमुल कुरान से किया खिताब। इलेक्टोरल बॉन्ड्स और CAA पर की बात। दिल्ली शराब घोटाला मामला। घर की तलाशी के बाद ईडी ने नोटिस जारी करते हुए MLC कविता को किया गिरफ्तार। कविता के घर के पास BRS कारकुनान का एहतजाज। KTR ने अरेस्ट पर उठाया सवाल। कांग्रेस हुकूमत अवाम की खिदमत के बजाय अपोजिशन को कर रही है हरासा। BRS लीडर हरीश राव ने लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में हुकूमत की जानिब से रमज़ान के दौरान दावत इफ्तार को अहमियत दी जाती है। इसी के चलते कांग्रेस हुकूमत ने भी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए आज रमज़ान के पहले जुमे को शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में दावत इफ्तार का अहतमाम किया, जिसमें रियासती वज़रा, अक़लियती सियासी कायदीन, शहर की मुमताज़ समाजी मिली शख्सियात, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रमज़ान गिफ्ट पैकेजेस की तकसीम भी अमल में लाई। बताया गया है कि हुकूमत ने दावत इफ्तार के अलावा रमज़ान के सिलसिले में रियासत भर की 815 मसाजिद में 4.5 लाख गिफ्ट पैकेजेस की गरीबों में तकसीम करने का फैसला किया है। रमज़ान महीना बहुत बरकत महीना, आप लोगों को मालूम है, हम जिम्मेदारी लिए सेक्युलर सरकार चलाने के लिए कांग्रेस सरकार में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू सबको साथ में लेकर हम आगे लेकर जाएंगे। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, माइनॉरिटी के लिए हम 4% रिजर्वेशन दिए और कॉरपोरेशन से लोन्स भी दिए। अब इस बार भी माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। हम लोग पिछले जो भी अपॉइंटमेंट्स किए एडिशनल एडवोकेट जनरल में, पिछले 60-70 साल में कभी माइनॉरिटी को दिए, इस बार कांग्रेस पार्टी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए। CM पेशी में जिस दिन डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी जी था, जन्नत हुसैन जी ऑफिसर थे, आज शहनवाज कासिम CM पेशी में है। सरकार के एडवाइज़र बनाए तो शब्बीर अली जी को बनाए। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपको रिप्रेजेंटेशन दिए। अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात कहा, आने वाले दिनों में जो तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज़ है, एक यूनिवर्सिटी को ज़रूर माइनॉरिटी वाइस चांसलर बनाने के लिए मैं बात दिया हूँ। आप लोगों से मैं साफ कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मौका मिले माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा मिल जाएंगे। परसों आप देखें, चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो रेल के लिए ये ओल्ड सिटी बोले तो मैं बोला ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। वो ओरिजिनल सिटी को हम लोग मेट्रो रेल देने के लिए वादा किए। जो भी डबल बेडरूम घर देने वाले हैं, आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन से लोन देने वाले हैं, सब सारे माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा, आपके हिस्सा आपको बराबर मिल जाएंगे, आपके घर पे मिल जाएंगे। आके पूछने का, दरखास्त रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। और परसों मैं देखा, पिछले बार भी छबल्ला में और परसों भी अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। हम खड़े रहकर
सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, उसको बचाने का भी जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए मैं रमज़ान जो महीना है बरकत के महीना है, आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो एमआईएम के सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए, इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना, इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियाँ से सब मिल जाएंगे। आप सब लोग 4 करोड़ तेलंगाना जनता के लिए दुआ मांगो। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना तरक्की करना है, दुनिया में सबसे आगे जाने के लिए आपके मदद बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को साथ में लेकर, हिंदू मुसलमान मेरे लिए 2 आंखें हैं, एक आंख नहीं है तो कोई भी सही तरीक़ा से नहीं चल सकते। इसीलिए इस हिंदू मुसलमान भाइयों को साथ में लेकर चलाए तो ही ये सरकार सेक्युलर सरकार बनेंगे, तेलंगाना तरक्की करेंगे और हैदराबाद शहर को डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी हमारी है। जो रूरल एरिया में है, आज के दिन हम जितने भी चेयरमैन बनाए यहीं पर है। आप लोगों को मालूम है अजमतुल्लाह साहब को हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए और हमारे भाइयों को 4 चेयरमैन दिए, 4 के 4 अभी मंच पे बैठा हुआ है। इसका मतलब हम कभी भी कुछ डिसीजन लिए तो हर बार हम सोचते भाई हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों का हिस्सा भी उन लोगों को बराबर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं साफ कह रहा हूँ 4% रिजर्वेशन के लिए माइनॉरिटी टीम्स को स्कूल्स के अच्छे बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम फंड्स भी रिलीज कर दिए। और एजुकेशन के लिए आपको जो ज़रूरी है हर गरीब को एजुकेशन में हम लोग माइनॉरिटी टीम्स में अच्छे का सुझाव लेकर हम आगे जाएंगे। नौकरियों में भी नोटिफिकेशन देते जा रहे हैं। इसी एलपी स्टेडियम में हमारा नौकरियों का जो बच्चों को दिलाए और यहीं हमारा सरकार बने। एलपी स्टेडियम का मतलब यहाँ पर जो भी होते वो पत्थर के लकीर है। जिस दिन दिसंबर 7 को हमारा सरकार बने यहीं बनाए, आज भी रमज़ान ये त्यौहार भी यहीं बना रहे। ये हमारे लिए एलपी स्टेडियम बहुत कीमती की जगह है। आप लोगों को सबसे मिलकर हम बहुत खुशी हो गए। पहले जुम्मा में रमज़ान ईद हम बना रहे सबको, और एक बार मैं ईद मुबारक देते हुए यही खत्म करता हूँ मेरा 2 शब्द। धन्यवाद मित्रों। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम आज रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे के मौके पर शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा पहला जलसा यौमुल कुरान मुनक्किद किया गया। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस जलसे से खुसूसी खिताब करते हुए गज़ा के हालात पर तशवीश का इजहार किया और गज़ा के मजलूम लोगों के लिए खुसूसी दुआ की गुजारिश की। ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आज गाज़ा में जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, पिछले कई महीनों से फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, बल्कि 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। जालिम इजराइल की हुकूमत मासूम फ़लस्तीनियों को पर जुल्म कर रही है। गाज़ा में 21 लाख फ़लस्तीनियों की आबादी, 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 15,000 से ज़ायद मासूम बच्चों की मौत उसमें हुई है। 21 लाख या 20 लाख की आबादी में 12 लोग आज बेघर हो चुके हैं। 50,000 से ज्यादा खवातीन जो हामिला हैं, आज उनके पास अस्पताल नहीं है। 60,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, उनके जख्मों का इलाज करने के लिए दवाएं नहीं है। पिछले चंद दिनों से यह खबर आ रही है कि मासूम 4 साल 6 साल के बच्चे भूख और फाका की वजह से मर रहे हैं या फिर वो तड़प रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम दुनिया के जिस कोने में हैं, ये जरूरी है कि हम इन फलस्तीनियों की तकलीफ को अपने दिल में महसूस करें।
हम इन फलस्तीनियों की आवाज बने, जो इजराइल जो बर्बरियत और जुल्म कर रहा है गाजा में, हम उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करें। हम दुआओं में उस मुक़द्दस सरजमीन के उन जियालों के लिए दुआ करें जो मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए ठहरे हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप और हम खाने का दस्तरखान पर बैठते हैं तो ज़रूरी है कि हम चंद लम्हों के लिए ये भी सोच लें कि इस दुनिया में गाजा की सरजमीन पर लोग और मासूम बच्चे भूख और फाका से परेशान हैं। हम थोड़ी देर के लिए ये भी सोच लें कि आज हमारे सामने अल्लाह ने एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने जलसा यौमुल कुरान से खिताब करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर भी बात की और बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसके जरिए किस पार्टी को कितने पैसे मिले थे। 2 दिन कल, बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्टोरल बॉन्ड, हैदराबादी ठेठ जबान में बोलूं तो अगर किसी को चाय पिलाना, हमारे नौजवानी में निजाम कॉलेज में हम पढ़ते थे, अब किसी पे स्कूल जाना है कैंटीन में, क्या बांड तो चलो ना, अब उन्हें खुश बांड बोले मेरे को। निजाम कॉलेज की कैंटीन में ले जाके एक चाय, एक गुलाब जामुन उसमें मिलता था, सब खा के आते थे, बाहर निकलते कि कई का बॉन्ड ये चलता नौजवानों में। तो सुप्रीम कोर्ट, मोदी साहब एक कानून बनाए इलेक्टोरल बॉन्ड। अब आपको मालूम इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता? मालूम इलेक्टोरल बॉन्ड मालूम आप लोगों को? तो उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड ये है कि कोई कंपनी है, तो मैं क्या करता हूं, एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद लेता हूं। अहमद पाशा कादरी जमात के मोतमद अहमद पाशा में मंजलिस के लिए 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के आपको दे देता हूं। 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लेके पाशा को दे दिए, बाद में वो डिमांड ड्राफ्ट की तरह है, मैं वो 10 करोड़ को पार्टी के अकाउंट में डाल लेता हूं। अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट बोला ये गलत है, सही फैसला था। आपको मालूम नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को और कांग्रेस को, टीएमसी को, टीआरएस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को, डीएमके को, एआईएडीएमके को और आपके पंजाब की पार्टी जो है अकाली दल को, एनसीपी को, गोवा की पार्टी को, इन सबको बॉन्ड मिले, 2014 से शुरू हुआ, मगर अब तक जो डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को दिया 2018 से 2024 में, अब आप देखिए कौन दिया इनको पैसे, ये कौन दिया इनको बोलता हूं आपको। उसमें एक लॉटरी का ओनर है, लॉटरी कितने दिया उन्हें? 1300 करोड़। कितने दिया उन्हें? 1300 करोड़ रुपए दिया बीजेपी को। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, दवाएं बनाने वाले, वो करीब 600 करोड़ रुपए दिए। एक कंपनी है 27 करोड़ प्रॉफिट है खाली, उन्होंने कितना दिए? 400 करोड़ दिए। अरे 27 करोड़ का तेरा प्रॉफिट है, 400 कहां से आए? अब ये तमाम पार्टियों का नाम आ गया ना, इसमें आपकी पार्टी का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को एक बॉन्ड नहीं मिला। अब 6000 करोड़ मोदी को, 1400 करोड़ ममता को, 1200 करोड़ कांग्रेस को, 1100 करोड़ टीआरएस को। अब देने वाले कौन है? खरीदार बोलेंगे ना उनको, आप जो दे रहा उसको खरीदार बोलेंगे ना आप। ये अपने आप को बेच रहे, उन्हें खरीद रहा, मगर पूरे भारत में बी टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है। 6000 करोड़ ले लिए मोदी जी। अब 6000 करोड़ लेके आप उसको इनकैश भी कर लिए
अपने पार्टी के अकाउंट में भी डाल लिए। अब आप बताओ कौन पैसे खा रहा है? नरेंद्र मोदी क्या बोले थे? भाइयों बहनों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मैंने तरमीम कर दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जब तक तुम बॉन्ड नहीं दिए मेरे को। कांग्रेस को मिले, टीएमसी को मिले, टीआरएस को मिले हजार करोड़ रुपए। अब कोई कंपनी अगर आपको पैसे दे रही, आपको कोई कंपनी। CAA कानून पर बात करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने खदशा जाहिर किया कि जब मजहब की बुनियाद पर शहरियत दी जा सकती है तो शहरियत छीनी भी जा सकती है। एक बयान आया, हुकूमत ने एक फैसला लिया और फैसला ये लिया कि वो CAA कानून के रूल्स बना दिए। मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे? कोई अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सिख आ जाए, क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? था, बिल्कुल दीजिए आप। मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शहरियत तो नहीं लेंगे नासरुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NPR का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NRC का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है ना। दिल्ली शराब घोटाला मामले की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर आज ईडी के अहलकार हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ BRS MLC कविता की रिहायशगाह की तलाशी ली। दिल्ली से ईडी के 10 अहलकारों ने गुज़िश्ता 10 साल के मालियाती लेन देन की तफसीलात जमा की। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर की हिदायत पर यह तहकीकात की जा रही हैं। दूसरी जानिब कविता के साथ उनके तमाम साथियों के मोबाइल फ़ोन हुक्काम ने छीन लिए। तलाशी के पेश नज़र कविता के घर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। इस दौरान ईडी के एहलकारों ने कविता के घर में किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। कविता के घर पर ईडी के एहलकारों की तलाशी से BRS कैडर को अचानक सदमा पहुंचा है। ईडी की जानिब से MLC कविता की गिरफ्तारी की खबर के साथ ही BRS कारकुनान ने कविता के घर पहुंचकर एहतजाज करते हुए ईडी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी 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 खबरदार नरेंद्र मोदी, खबरदार नरेंद्र मोदी, बीजेपी नायकुल्लारा। How many? Just please record. How have they entered? Ask these questions. अरे मतलब door is open. We have Madam Bhanupriya Meena says, search is over and arrest warrant is produced, and now she says, hold on, and now she says we can't come in. Family cannot come in, and she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court, and now you
you're violating it, you are in serious trouble. You are in serious trouble. You have the legal remedy always available. I'm telling you, you have come here on a Friday. रियासती काबीना की ज़ैली कमेटी की मीटिंग रियासत के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की सदारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुई, जिसमें रियासती महसूलात के वसाइल को मुतहरिक करने और उनके नज़्म व नक्श पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, डी श्रीधर बाबू, जुबली कृष्णा राव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। फसलों के सूख जाने से रियासत के किसानों में मायूसी देखी जा रही है। आज किसानों ने वजीर पूनम प्रभाकर से कहा कि फसलें सूख रही हैं, किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसीलिए हुकूमत मदद करे। करीमनगर रूरल मंडल में एक प्रोग्राम में गए वजीर पूनम प्रभाकर को रोक कर किसानों ने अपनी फसलों को पानी देने के लिए दरख्वास्त की, जिस पर वजीर पूनम प्रभाकर ने किसानों को बताया कि इसकी वजह सितंबर के महीने में बारिश की कमी है। ताहम उन्होंने किसानों की मदद के लिए मुमकिन इक़दाम का तयख़ुन दिया। సెప్టెంబర్ రావడం నా హోలాగారు చెప్పకపోతే నేనేం చేయాలి? వర్షం పడలే సెప్టెంబర్ అయినా అది ఇప్పుడు ఏం చెప్పి పెద్దవాడు నడతానా చెప్పగానే నేను మాట్లాడతా అని చెప్తున్నా. ఇప్పుడు అట్లా నేనేమంటున్నా అంటే నీళ్ళు ఎవ్వడు ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఏ పార్టీ ఆపడు. నీళ్ళు ఇవ్వద్దని ఏ విధవ అన్నాడు. ఇదే నా మాట అంటారా ఎవడన్నా? साबिक़ रियासती वजीर व सिद्दीपेट से BRS रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस की हुकूमत के 100 दिनों में 174 किसानों, 38 ऑटो ड्राइवरों ने खुदकशी की है। प्रजा पालना का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने 100 दिनों में जो कुछ हासिल किया है वो 10 बार का दिल्ली जाना है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से मुतालबा किया कि रियासत में सूख जाने वाली फसलों के लिए फी एकड़ 10,000 मुआवजा दिया जाए। ఈరోజు రైతుల ఆత్మహత్యలు, వీళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు 174 మంది రైతు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. ఇవాళ వివరాలతో సహా ఏ ఊరు, వాళ్ళ ఫోన్ నంబరు మీకు మీడియా కూడా ఇస్తాం, వారి పేరు, ఫోన్ నంబరు, వారి విలేజ్ పేరు కూడా పెట్టాం. ఇందులో 174 మంది మీ 100 రోజుల్లో 100 రోజుల పాలనలో 174 మంది రైతులు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. అంతేకాదు ఆటో డ్రైవర్లు, ఈ రాష్ట్రంలో మీ పాలనలో 38 మంది ఆటో డ్రైవర్లు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న పరిస్థితి. చేనేత కార్మికులు, ఇలా చేనేత కార్మికులు పని లేక పూట గడవక సిరిసిల్లలో నేతన్న బలవన్ మరణం. అంటే రైతు ఆత్మహత్యలు స్టార్ట్ అయినాయి, చేనేత కార్మికులు ఆత్మహత్యలు స్టార్ట్ అయినాయి, మా ఆటో డ్రైవర్లు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఆనాటి మళ్ళా పాత కాంగ్రెస్ పాలన, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆనాడు కాంగ్రెస్ పాలనలో ఏ రకంగా అయితే రైతు ఆత్మహత్యలు, చేనేత కార్మికుల ఆత్మహత్యలు జరిగినాయో మళ్ళీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ వచ్చింది, కరువు వచ్చింది. కాంగ్రెస్ వచ్చింది, రైతు ఆత్మహత్యలు ప్రారంభమైనాయి. కాంగ్రెస్ పాలన వచ్చింది, నేత కార్మికుల బలవన్ మరణాలు ప్రారంభమైనాయి. ఇదా మీ పాలన? ఇలా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్ముకున్నందుకు ఇటు రైతుల కుటుంబాలు, అటు చేనేత కార్మికుల కుటుంబాలు, అటు ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలు ఇలా రోడ్డు మీద పడ్డాయి. ఇది 100 రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పాలన సాధించుకున్న అప్రతిష్ట. ఈ ఆత్మహత్యలకు కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఇలా బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. ఇది మీ ఫెయిల్యూర్। BRS सरबराह KCR ने पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंजर में BRS पार्टी और BSP के दरमियान इत्तेहाद के एक हिस्से के तौर पर दोनों पार्टियों की तरफ से की गई बातचीत के बाद BSP को 2 सीटें अलॉट करने का फैसला किया है। इसी के हिस्से के तौर पर BRS सरबराह KCR ने ऐलान किया कि नागर कर्नूल और हैदराबाद की पार्लिमानी नशिस्तें BSP को अलॉट की गई हैं। यहाँ से अब BSP के उम्मीदवार मुकाबला करेंगे। BRS लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के पटनचेरू में MLA
गोड़े महिपाल रेड्डी के कैंप ऑफिस में मुनक्किदा इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने अवामी नज़्म नस्क को कमजोर कर दिया है। उनका कहना था कि देहात में पीने का पानी नहीं है, आबपाशी का पानी नहीं होने से फसलें सूख रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की कि वो अवाम की खिदमत के बजाय अपोजिशन को हरासा कर रही है। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि अगर कोई बीआरएस लीडर कांग्रेस में शामिल नहीं होता है तो उस पर गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस के जरिए एमएलए के भाई मधुसूदन रेड्डी की गिरफ्तारी पर हरीश राव ने बरहमी का इजहार किया। बता दें कि पुलिस ने आज सुबह के अव्वलीन सातों में कानकनी क्वारी परमिट की मियाद खत्म होने के बावजूद पटनचेरू मंडल के लकड़ारम में काम जारी रखने के इल्जाम में एमएलए महिपाल रेड्डी के भाई मधुसूदन रेड्डी को गिरफ्तार किया था। ఇలా కాంగ్రెస్ పాలన ఏంటంటే అక్రమ కేసులు బనాయించి ప్రతిపక్షాల మీద ఒత్తిడి పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఎవరైనా పార్టీలో చేరమంటే వాళ్ళను రకరకాల వేధింపులకు గురి చేయడం, కేసులు పెట్టడం ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నైజంగా మారిపోయింది. ఇవాళ మా పటాన్చెరు శాసనసభ్యులు మహిపాల్ రెడ్డి గారి సోదరుడి ఇంటికి ఉదయం 3 గంటలకు వందల మంది పోలీసులు వెళ్లి ఆయన అరెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినారు. ఆయన ఏమన్నా బందిపోటా, టెర్రరిస్టా, రేపిస్టా? ఎందుకు 3 గంటల రాత్రి పోయి ఆయనను వందలాది మంది పోలీసులు పోయి అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది? అంటే ఇది ఏంది? మీరు భయభ్రాంతులకు గురి చేసే ప్రయత్నం చేయడం. అసలు ఆ కేసు ఏంది? సివిల్ మ్యాటర్. అవసరమైతే దాంట్లో నోటీస్ ఇవ్వాలి. యాక్చువల్గా 41 పిఆర్సీ కింద నోటీస్ ఇవ్వాలి. నోటీస్ ఇవ్వకుండా, ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఇవ్వకుండా మబ్బుల 3 గంటలకు వందల మంది ఎస్ఐలు, సిఐలు, కానిస్టేబుల్ వెళ్లి ఇవాళ ఆయన అక్రమంగా అర్ధరాత్రి పూట అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని విధానాలు ఉంటాయి కదా. నోటీస్ ఇవ్వాలన్నా వద్దా? ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఇవ్వాలన్నా వద్దా? మబ్బుల 3 గంటలకు మీరు అరెస్ట్ చేస్తారు, 10 దాకా ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఇయ్యరు అడిగితే. ఇది ఎక్కడి విధానమో అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. నేను పోలీస్ అధికారులను కూడా కోరుతా ఉన్నా, ఏ ప్రభుత్వం కూడా శాశ్వతం కాదు. దయచేసి పద్ధతులు మర్చిపోకండి, మితిమీరి ప్రవర్తించొద్దు అని చెప్పి కూడా నేను పోలీస్ అధికారులను కోరుతా ఉన్నా. మేము 10 ఏళ్లలో ఏ రోజు కూడా ఈ రకమైన ప్రయత్నాలు చేయలేదు. 10 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉంటే ఈ రకంగా మేము ఎప్పుడు అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడిన పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ నాన్ అప్లికేబుల్ సెక్షన్స్, అసలు ఆ సెక్షన్ దీనికి అప్లికేబులే కాదు, కానీ అక్రమమైనటువంటి సెక్షన్స్ పెట్టి ఏదో రకంగా అరెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. కానీ ఇవాళ మీరు ప్రతిపక్షాలను లేకుండా చేస్తాం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేస్తాం, ప్రతిపక్షాలను వేధింపులకు గురి చేస్తాం, మీరు మేము చెప్పినట్టు మా పార్టీలోకి రావాల్సిందే అనేటువంటి విధానాన్ని మానుకోవాలి. ఇప్పుడు మొన్న మైన్స్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసినప్పుడు ఆర్డీఓ గారి వీడియో ఉంది. ఆయన మైన్ మీద ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడిండు. ఏం మాట్లాడిండు? మంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు వచ్చి నేను మైన్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అని స్వయంగా ఆర్డీఓ గారే చెప్పిండు. అంటే మీరు టార్గెటెడ్ గా చేస్తున్నారు. ఇవాళ పటాన్చెరు ప్రాంతంలో మాకున్న సమాచారం మేరకు 20-30 మైన్స్ లీజ్ అయిపోయింది. అలా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులై, మాజీ మంత్రులై కూడా ఉన్నాయి. వాటికి లీజే లేదు, అయినా అవి నడుస్తూ ఉంటాయి. 20-30 మైన్లు లీజ్ అయిపోయినా అవి నడిస్తే వాటి మీద యాక్షన్ ఉండదు, వాటి మీద చర్యలు ఉండవు. కానీ ఏ తప్పు లేకుండా నువ్వు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కదా, నీ మీద కేసు పెడతావు. అందరికీ నమస్కారం. సంగారెడ్డి డివిజన్లో పర్టికులర్గా పట్టణంలో మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ పైన గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ రామరాజు గారి ఆదేశానుసారం సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ గారు టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. టార్గెటెడ్ గా మంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు మేము చేస్తున్నాము. ఇది ఏంది ఉద్దేశం? ఇది ప్రతిపక్షాలను లొంగ తీసుకోవడం, ప్రతిపక్షాల మీద బురద జల్లడం, ప్రతిపక్షాలను పార్టీలో చేర్చుకోవడం కోసం ఒక పథకం ప్రకారంగా వాళ్ళు ఈ ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. మరి ఇలా అనేక క్వారీలు లీజ్ అయిపోయినాయి. వాటిని ఎక్కడ టార్గెట్ చేస్తారు? అవన్నీ కూడా నడుస్తూ ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే నడుస్తూ ఉంటాయి. దాని మీద ఏం చేయరు. ఇక్కడ ఏ తప్పు లేకపోయినా, అన్ని అనుమతులున్నా ఏదో ఒక నెపం పెట్టి, ఏదో ఒక తప్పును చిన్నది కూడా వెతికి వరుసగా కేసు మీద కేసు, 3వ కేసు ఇది. 3 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేసింది ఇప్పటికి. అంటే ఒక కేసు తర్వాత ఒకటి పెడుతూ వేధించేటువంటి ప్రయత్నానికి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తాం. दूसरी जाने बीआरएस पार्टी कारकुनों ने पटनचेरू पुलिस स्टेशन का मुहासरा करते हुए मधुसूदन रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस और बीआरएस कारकुनान के दरमियान हल्की सी कशीदगी भी देखी गई।
रमज़ान के पेश नज़र सफ़ा बैतुलमाल शाख भैंसा के खुद्दाम व नौजवानों ने बड़ी मेहनत और लगन से 12 अशिया पर मुश्तमिल 350 मुस्तहिक ख़ानदानों में रमज़ान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई, जिसकी मालियत 3,50,000 रुपये बताई गई है। रमज़ान राशन की तकसीम के बाद ज़िम्मेदार सफ़ा हाफिज़ मुनीरुद्दीन और मौलाना अब्दुल क़य्यूम ने सफ़ा के दफ्तर पर खुद्दाम व मुआविनीन का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मौलाना जाफ़र क़ासमी, मुफ्ती इरफान, अत्थरुद्दीन और शेख इरफान के अलावा दीगर मौजूद थे। मोहतरम दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के फजल करम से हर साल रमज़ान मुबारक में जिस अंदाज में सफ़ा बैतुलमाल की जानिब से खिदमत होती है, उसी तरह से इस साल भी रमज़ान की मुनासिबत से रमज़ान राशन के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह शहर के 350 गरीब और मुस्तहिक घरानों में सफ़ा की जानिब से राशन की तकसीम अमल में आई। और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुलमाल शाख भैंसा के सदर मोहतरम हाफिज़ मुनीरुद्दीन साहब की सदारत में और उनकी निगरानी में हुआ। इसके साथ साथ माशाअल्लाह हमारे मोहम्मद इरफान भाई और मुफ्ती इरफान साहब, मौलाना जाफ़र साहब, ऐसे ही मुसैब भाई जो सफ़ा में फ़िलहाल खिदमत कर रहे हैं, इन सब की दिनों रात की मेहनतों का नतीजा था। और इसके अलावा बकिया शहर के बहुत सारे नौजवान ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया, रातों में जाग कर के पैकेज बनाई, लोगों में ले जा कर के तकसीम किया। हम इन सब का, तमाम नौजवानों का, सफ़ा की कमेटी का और बकिया जो कमेटी है उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बतौर ख़ास जिन भाइयों ने सफ़ा का ताआवुन किया है इस लाइन से और हमारे ज़रिए से गरीबों तक ये इमदाद पहुँचाई है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम खुद्दाम का और ताआवुन करने वालों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब की दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला इन्हें इस सिलसिले में नसीब फरमाए। जिसकी मुख्तसर सी तफसील यह है, वैसे लोगों के सामने आया भी होगा, इस राशन की तकसीम में पैकेज में जो कुछ रखा गया वो बतौर ख़ास बारीक चावल 10 किलो थे, गेहूं का आटा 5 किलो, तेल 1 किलो, शक्कर 2 किलो, चने का आटा 1.5 किलो और मसूर दाल, मूंग की दाल, नमक ये 1-1 किलो, ऐसे ही पिंड खजूर 1.5 किलो था, चाय पत्ती 100 ग्राम, लाल मिर्ची 100 ग्राम, ऐसे ही हल्दी 100 ग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह इस अशिया पर मबनी ये पैकेज था और 300-350 घरानों में दिया गया है। मैं फिर एक मरतबा सफ़ा की सारी कमेटी और बतौर ख़ास मेहनत करने वाले साथी, शहर के वो नौजवान साथी जिन्होंने रात में जाग जाग करके यहाँ खिदमतें की है और जिन लोगों ने इस सिलसिले में ताउन किया है, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन गरीबों की दुआ उनको लगाए, जिसकी बदौलत दुनिया में भी तरक्कियाँ नसीब फरमाए और आखिरत में भी तरक्कियाँ नसीब फरमाए। आखिर में मैं सदर मोहतरम हाफिज़ मुनीरुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ चंद कलिमात अर्ज़ फरमाएं। बीदर वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी के सदर की हैसियत से मोहम्मद फिरोज खान ने आज जायजा हासिल कर लिया। वाज़ेह हो कि नौजवान क़ायद मोहम्मद फिरोज खान वल्द मोहम्मद अयाज खान को कर्नाटक के वज़ीर औक़ाफ़ मोहम्मद ज़मीर अहमद खान की जानिब से बीदर वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी की सदर की हैसियत से नामजद किया गया, जिसके साथ ही मोहम्मद फिरोज खान बीदर वक्फ बोर्ड ऑफिस पहुँच कर बीदर डिप्टी कमिश्नर मीटिंग हॉल में बाज़ाब्ता अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस तकरीब का आगाज यासर खान की तिलावत कुरान पाक से हुआ और फिर फिरोज खान ने हलफ लेने के साथ ही रजिस्टर में दस्तखत करते हुए अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए फिरोज खान ने उन्हें यह मौका फराहम करने पर पहले तो अल्लाह का शुक्र बजा लाया और फिर रियासती वज़ीर आला और दीगर वज़रा का शुक्रिया अदा किया। मौलाना अब्दुल गनी की दुआ पर तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जो भी आज आए हैं। मैं फिरोज़ खान आज वक्फ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के अहदे पे इंचार्ज लिया हूं और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूं हमारे सिद्धरामैया साहब का, डीके साहब का, ज़मीर अहमद खान साहब का, रहीम खान साहब का, ईश्वर खंडर साहब का। और मैं ये आश्वासन देता हूं कि ये अहदे का सही इस्तेमाल होगा और जो भी अनरजिस्टर्ड मस्जिदें हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सिक्योर किया जाएगा वफ़ के अंदर और इस अहदे को ज़िम्मेदारी से निभाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एलवी स्टेडियम में दावत इफ्तार। सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में रियासती उज़रा, अक़लियती सियासी क़ायदीन, शहर की मुमताज़ शख्सियात और आवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम मक्का मस्जिद में पहला जलसा यौमुल कुरान। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब। गजा के मजलूम लोगों के लिए खुसूसी दुआ करने की गुजारिश। MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने जलसा यौमुल कुरान से किया खिताब। इलेक्टोरल बॉन्ड्स और CAA पर की बात। दिल्ली शराब घोटाला मामला। घर की तलाशी के बाद ED ने नोटिस जारी करते हुए MLC कविता को किया गिरफ्तार। कविता के घर के पास BRS कारकुनान का एहतजाज। KTR ने अरेस्ट पर उठाया सवाल। कांग्रेस हुकूमत अवाम की खिदमत के बजाय अपोजिशन को कर रही है हरासा। BRS लीडर हरीश राव ने लगाया इल्जाम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।